कांग्रेस का सूरत विभाजन। राष्ट्रीय आंदोलन में जो गर्म पंथ की धारा थी यानी उग्र धारा, वो और तेज तब हो गई जब 1905 में बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों धड़ों ने एक स्वर में बंगाल विभाजन के निर्णय का विरोध किया। नरमपंथियों ने भी बंगाल विभाजन का विरोध किया और गर्मपंथियों ने तो बंगाल विभाजन का विरोध किया ही। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। गर्मपंथियों के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए ही 1905 में दिसंबर महीने में जब कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में चल रहा था और जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उस बनारस अधिवेशन में नरमपंथियों ने गर्मपंथियों का समर्थन करते हुए स्वदेशी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। यानी स्वदेशी प्रस्ताव केवल कलकत्ता के टाउन हॉल में गर्मपंथियों द्वारा तो पारित किया ही गया, स्वदेशी प्रस्ताव का अनुमोदन कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में अपने मंच से भी किया। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दोनों खेमे, नरमपंथी और गर्मपंथी, ये दोनों खेमे बंगाल विभाजन के खिलाफ अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में उभरे स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप के संदर्भ में दोनों खेमों में मतभेद बढ़ता चला गया। यह मतभेद 1905 से लेकर 1907 तक लगातार बढ़ा। गर्मपंथी नेता स्वदेशी आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को अखिल भारतीय आंदोलन का रूप दिया जाए। ये इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक तरह से जो गर्मपंथी नेता थे यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष जैसे नेता इसे अखिल भारतीय आंदोलन का रूप देना चाहते थे। वे चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए। वे केवल स्वदेशी और बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरीके का सहयोग न दिया जाए, जैसा कि महात्मा गांधी ने बाद में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। तो गर्मपंथी भी चाहते थे कि केवल स्वदेशी और बहिष्कार तक हम सीमित न रहें, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का हम सहयोग न दें। एक तरह से वे स्वदेशी आंदोलन को जन संघर्ष का रूप देना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। वे ब्रिटिश हुकूमत के साथ देशव्यापी असहयोग के खिलाफ थे, क्योंकि कहीं न कहीं से साम्राज्यवाद के प्रति बार बार निष्ठा जाहिर करते थे नरमपंथी। इसलिए वे स्वदेशी आंदोलन को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप नहीं देना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष का रूप देने के लिए कांग्रेस पर कब्जा करना जरूरी था। इसलिए गर्मपंथी इस बात के लिए प्रयास करने लगे कि कांग्रेस का नेतृत्व नरमपंथियों के हाथों से छीन लिया जाए। गर्मपंथी इस बात के लिए लगातार प्रयत्नशील थे 1905 से 1907 के वर्षों में कि कांग्रेस का नेतृत्व इन नरमपंथियों के हाथों से छीन लिया जाए। नरमपंथी गर्मपंथी नेताओं के इस सोच से भयभीत हो गए। नरमपंथियों को लगा कि पिछले 20 सालों में हमने जो खेल बनाया है उसे ये गर्मपंथी नेता चुटकी में ही खत्म कर देना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, गर्मपंथी नेताओं से कहा था कि आप सत्ता की ताकत को नहीं महसूस करते। यदि कांग्रेस आपके सुझावों पर चलेगी तो सरकार को कांग्रेस को खत्म करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। दोनों धड़ों के मध्य जो खींचतान हुई उसका अंतिम परिणाम था 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन। 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कांग्रेस पर नरमपंथियों का पूरी तरह से कब्जा हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी गर्मपंथी अपने प्रयास में विफल रहे। इसमें जो तथ्य इस दौरान आए हैं उसका अवलोकन एक बार करना जरूरी है। विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और स्वदेशी, हमने जो बोला उसे भी लिख लेना है, कॉन्सेप्ट का काम देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से संबंधित जब सवाल पूछे जाएंगे, जब बड़े बड़े सेंटेंस लिखे जाएंगे तो वहां ये काम देगा, इसे लिखना है जो भी मैंने बोला। बंगाल विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और विस्तार को लेकर, स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और विस्तार को लेकर, कैसा स्वरूप? जनसंघर्ष का रूप दिया जाए, अखिल भारतीय बनाया जाए, इसे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप दिया जाए,
तो स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप और विस्तार को लेकर कांग्रेस के दोनों धड़ों के मध्य विरोध खुलकर सामने आ गया, जिसका परिणाम था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। ठीक है। नरम दल और गरम दल के मध्य पहला मतभेद 1905 के बनारस अधिवेशन में दिखाई दिया था। नरम दल और गरम दल के मध्य कांग्रेस के मंच पर पहला मतभेद 1905 के बनारस अधिवेशन में दिखाई दिया था। ठीक है। हालांकि 1905 के बनारस अधिवेशन में नरमपंथी नेताओं ने, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने की थी। हालांकि इस बनारस अधिवेशन में गरमपंथियों का समर्थन करते हुए ही कलकत्ता के टाउन हॉल में पारित जो प्रस्ताव था, स्वदेशी के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था इसमें। लेकिन इसके बावजूद दोनों धड़े आपसी विरोध को छुपा कर नहीं रख सके। 1905 की बनारस अधिवेशन में ही पहला मतभेद इनके बीच दिखाई दिया था। वो क्या था? 1905 में एक प्रस्ताव आया था कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आने वाले थे। 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आने वाले थे। नरमपंथी चाहते थे कि प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया जाए और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत प्रस्ताव पारित करना चाहते थे कांग्रेस के मंच पर, जबकि गरमपंथी नेता तिलक के नेतृत्व में गरमपंथी नेता प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए तैयार नहीं थे। तो इस तरह से पहली बार मतभेद इन लोगों के बीच बनारस अधिवेशन में दिखाई दिया था। यह विरोध कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बढ़ता चला गया, गहराता चला गया। कलकत्ता अधिवेशन अगले साल 1906 में हुआ था। ठीक है। कैसे? तिलक चाहते थे कि यही मौका है कि नरमपंथी नेताओं के हाथों से कांग्रेस का नेतृत्व छीन लिया जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब कांग्रेस पर कोई नरमपंथी नेता नहीं बल्कि कोई गरम दल का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। तो तिलक ने प्रयास किया कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन नरमपंथी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। नरमपंथी नेताओं ने एक चाल चली। नरमपंथी नेताओं ने लाला लाजपत राय के विरोध में दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे कांग्रेस में जिनका सभी सम्मान करते थे, उनका विरोध कोई नहीं करता था, है ना। परिणाम स्वरूप गरमपंथी नेताओं ने दादा भाई नौरोजी का विरोध करना उचित नहीं समझा और 1907 के कलकत्ता मैं बाबर साहब बोल दिया, उसे वापस लेता हूं, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस मंच से पहली बार घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। वास्तव में उन्होंने ये घोषणा गरमपंथी नेताओं को खुश करने के लिए की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस मंच से पहली बार घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना है। यानी कांग्रेस मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं था, ये डोमिनियन स्टेट टाइप का था। ठीक है। इसी अधिवेशन में गरमपंथी नेताओं के दबाव में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गरमपंथी नेताओं के दबाव में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए थे। ये प्रस्ताव क्या थे? ये प्रस्ताव थे स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। परंतु तिलक के नेतृत्व में गरम दल के नेता केवल इतने से संतुष्ट नहीं थे। वे स्वदेशी आंदोलन को साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का रूप देते हुए इसे पूरे देश में ले जाना चाहते थे। वो इसे जन संघर्ष का रूप देना चाहते थे और चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाए, जबकि नरमपंथी नेता इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि देशव्यापी असहयोग, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देशव्यापी असहयोग करने के लिए नरमपंथी नेता भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1907 के सूरत अधिवेशन पर कब्जा करने के लिए 1907 में सूरत अधिवेशन होना था और उस पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस के दोनों धड़ों के मध्य खुलेआम प्रतियोगिता होने लगी। संघर्ष तीव्र हो गया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में किसका अध्यक्ष होगा, तुम्हारा या मेरा। देखते हैं। राष्ट्रवादियों ने फिर से लाला लाजपत राय का नाम आगे कर दिया। यहाँ पे आगे तो किया था लेकिन सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि नरमपंथी नेताओं ने दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया था। तो उन्होंने फिर से लाला लाजपत राय का नाम आगे किया, लेकिन नरम दल वालों ने इस बार रास बिहारी घोष को प्रत्याशी बनाया अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता था बाकायदे कांग्रेस का उस समय। लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि जब विरोध बढ़ता हुआ उन्होंने देखा कि दोनों पक्षों में कहासुनी की नौबत आ रही है, तो लाला लाजपत राय ने अपना नाम अध्यक्ष पद के लिए वापस ले लिया। इस तरह से अध्यक्ष रास बिहारी
घोष ही प्रत्याशी, रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने इस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, नोट, पहले अधिवेशन नागपुर में होना था। खास बात यह है कि 1907 का सूरत अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में इसका आयोजन सूरत में किया गया। तो जब लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया और जब रास बिहारी घोष के नाम की घोषणा अध्यक्ष के रूप में की जा रही थी, उसी समय बाल गंगाधर तिलक आगे आ गए मंच पर। बाल गंगाधर तिलक खुद चल, उनके नाम का किसी ने प्रस्ताव तो दिया नहीं था, लेकिन खुद चलकर मंच पर चले आए। वो जब आगे चले आए तो उनके पीछे पीछे बाकी नेता भी चले आए, गरम दल वाले, और इस तरह से हाथापाई हो गई। हाथापाई हो गई, परिणाम स्वरूप गरम दल के नेताओं को पुलिस बुलाकर बाहर कर दिया गया। कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया। गरमपंथी नेता जिन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, उन्होंने अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहना शुरू किया। इस तरह से कांग्रेस पर नरमपंथी नेताओं का नियंत्रण स्थापित हो गया और वे अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहते रहे, अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते रहे, जबकि जो गरमपंथी नेता बाहर किए गए थे वे अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहने लगे। ठीक है, मोतीलाल घोष ने समझौता कराने का प्रयास अधिवेशन के दौरान ही, जब अधिवेशन चल रहा था तो मोतीलाल घोष ने समझौता कराने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहे। नरमपंथी नेता नहीं माने। कांग्रेस से बाहर होने के बाद इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी कहा खुद को, गरमपंथी नेताओं ने। नोट, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। खास बात यह है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, जैसे पहला अधिवेशन हो गया, सूरत अधिवेशन हो गया, है ना, इसी तरह असहयोग आंदोलन के ठीक पहले जो नागपुर अधिवेशन है, इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले जो लाहौर अधिवेशन है, जहां पूर्ण स्वराज का नारा घोषित किया गया। कांग्रेस का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज घोषित किया लाहौर अधिवेशन में। इसी प्रकार जब आर्थिक प्रस्ताव पारित हुए 1931 की कराची अधिवेशन में, तो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उनका क्रम पूछा जा सकता है। तो सूरत अधिवेशन 23वां अधिवेशन था कांग्रेस का, लेकिन चूंकि ये असफल हो गया था, स्थगित हो गया था, हो कहाँ पाया, हाथापाई हो गई, तो 23वां अधिवेशन हो नहीं पाया था। इसलिए इसी 23वें अधिवेशन को 1908 में पुनः कांग्रेस में आयोजित किया गया। वहां भी बाकायदे रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया फिर से। ठीक है, 1907 से लेकर 1905 तक जैसे ही गरम दल के नेता कांग्रेस से बाहर निकले, सरकार ने उन पर अपना कठोर दमन चक्र चलाया। अधिकांश नेताओं को या तो गिरफ्तार किया गया, गरमपंथी नेताओं को या तो देश से निर्वासित कर दिया गया। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक को जून 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया और वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, इसकी चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। तो 1907 से 1905 तक कांग्रेस महत्वहीन और मृत प्राय रही। इस दौरान मतलब 7 से लेकर, मैं 5 लिख दिया हूं, इसे 15 होना चाहिए। 1907 से 1915 तक कांग्रेस महत्वहीन रही। इस दौरान कांग्रेस के मंच पर ऐसा कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम नहीं लाया गया जो राष्ट्रीय आंदोलन की धार को तीव्र करता, है ना, और राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू बनाता। राष्ट्रीय आंदोलन को जुझारू बनाने का सामर्थ्य गरम दल के नेताओं में था और उन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। तो इस दौरान कांग्रेस के मंच पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं लाया गया जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करता। तो राजनीति में रुचि रखने वाले जो युवा थे उस समय, इस अवधि में राजनीति में रुचि रखने वाले युवाओं का समर्थन कांग्रेस खो चुकी थी। परिणाम स्वरूप किसी तरह ये 1907 से लेकर 1905 तक नरमपंथी नेता कांग्रेस की गाड़ी खींचते रहे, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वाले युवाओं का समर्थन खोने के कारण कांग्रेस एक तरह से केवल अंतरंग मंडली बनकर रह गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन में कोई खास भूमिका 7 से लेकर 15 की अवधि में कांग्रेस की नहीं रही। तिलक गरम दल के एक महत्वपूर्ण नेता रहे। तिलक के नेतृत्व में ही गरम दल का विकास हुआ और गरम दल ने कांग्रेस को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था। तिलक एक जुझारू नेता थे। इनके जीवन के विषय में अलग से थोड़ा सा जान लेना बेहतर रहेगा। हालांकि गरम दल के अन्य नेताओं का जिक्र भी जब हम पिस्तौल की राजनीति पढ़ेंगे, यानी उग्रपंथी धारा पढ़ेंगे, यानी आतंकवाद जब हम पढ़ेंगे भारत में, तो यानी पिस्तौल की राजनीति, उसे बम और पिस्तौल की राजनीति भी कहते हैं, तो उस समय बाकी गरम दल के नेताओं का जिक्र आएगा, उनसे संबंधित फैक्ट आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यहाँ 4 लाइन में हम देख लेते हैं।
इन्हें लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इनकी दो उपाधियां हैं, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्र जारी किए थे 1881 में। एक था मराठा और दूसरा था केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में था, कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने 1881 में जो मराठा नामक पत्र जारी किया था वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी जो पत्र जारी किया था केसरी मराठी भाषा में थी। ठीक है, मराठा पत्र अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में। मराठा पत्र जारी करने में इनके सहयोगी आगरकर थे और केसरी पत्र को जारी करने में इनके सहयोगी केलकर थे। ये सब जीएस में पूछा जाता है। तिलक पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्हें पत्रकारिता के कारण 1882 ईस्वी में जेल हुई थी। भारत में पहला व्यक्ति जिसे पत्रकारिता के कारण जेल हुए थे तिलक, कब? 1882 में। सवाल है कि ये सजा तिलक को हुई क्यों थी, पूछा जा सकता है। इन्होंने अपने पत्र केसरी में तिलक जो भी चरमपंथी या उग्र बातें कहते थे ज्यादातर अपने पत्र केसरी में ही कहते थे। तो जब भी तिलक किसी पत्र का जिक्र आए ज्यादातर संभावना है कि विकल्प केसरी होगा। तो तिलक ने अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के राजा, कोल्हापुर के उसमें महाराजा थे, कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। तो उन्होंने अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति अपशब्द लिख दिए थे, दुर्व्यवहारपूर्ण लेख लिख दिया था। इसके चलते 1882 में पत्रकारिता के कारण इन्हें सजा हुई। ऐसी सजा पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 1896-97 में, यहाँ नहीं लिखा है, 1896-97 में तिलक ने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। कब? 1896-97 में इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था। इसी दौरान इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 1897 में हुआ क्या था कि पूना में प्लेग फैला था। 1897 में पूना में प्लेग फैला था और उसमें पूना के प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। लोगों में पहले जमाने में जब कोई महामारी फैलती थी तो गांव के गांव, शहर के शहर साफ करती चली जाती थी, क्योंकि प्रतिरोधक दवाइयां नहीं होती थी। तो प्लेग से लोगों का बचाव करने के लिए दो अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इन्हें प्लेग, पूना के प्लेग कमिश्नर कह सकते हैं, रैंड और आयर्स्ट। तो पूना के प्लेग कमिश्नर थे ये। इन्होंने क्या किया था कि महिलाओं से थोड़ा दुर्व्यवहार कर दिया था, अनजाने में महिलाओं से दुर्व्यवहार कर दिया था। तो इस व्यवहार का बदला चापेकर बंधुओं ने लिया। 1897 में ही चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, है ना। तो इन्होंने अपने पत्र केसरी में, तिलक ने अपने पत्र केसरी में, 1897 की बात कर रहा हूं, अपने पत्र केसरी में रैंड और आयर्स्ट की हत्या को उचित ठहराया था कि ठीक किया गया। परिणाम स्वरूप सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। परिणाम स्वरूप इन्हें 18 महीने कारावास की सजा हुई थी। कब? 1897 में। दूसरी बार कारावास गए थे। तीसरी बार इन्हें जून 1908 में गिरफ्तार किया गया, जब कांग्रेस से गरम दल वालों को निर्वासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो कांग्रेस की छत्र छाया में थे, तब तक सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से बाहर हुए सरकार ने इन लोगों पर अपना दमन चक्र चलाया। जून 1908 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और केसरी में, फिर से केसरी आ रहा है, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? 1908 में इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तार करने का कारण भी तो होना चाहिए क्या? इन्होंने केसरी में एक लेख लिखा था। अब सरकार को बहाना चाहिए था, ये बार बार केसरी में कुछ न कुछ लिख देते थे और बार बार सरकार को बहाना मिल जाता था। तो इन्होंने अपने पत्र केसरी में कुछ लेख लिखा था। उसी लेख के आधार पर जून 1908 में इन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और इन्हें निर्वासित करके वर्मा, यानी आज का म्यांमार, वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। आप इसका जवाब दीजिए कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, उस किताब का आप नाम बताएंगे। ठीक है। लंदन टाइम के एक संवाददाता थे, लंदन टाइम्स एक समाचार पत्र है, लंदन टाइम्स के संवाददाता थे उस समय वैलेंटाइन शिरोल ने एक बुक भी लिखा था। बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम था? इंडियन अनरेस्ट। तो वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। एक तरह से उन्होंने आलोचना की थी, लेकिन दूसरे अर्थों में समर्थन भी किया था।
तो भारतीय अशांति का एक तरह से मतलब एक तरह से तारीफ भी हुई भारतीयों के नजरिए से देखे तो इन्होंने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। ये हो गया तिलक से संबंधित। अच्छा, एक फैक्ट और है, तिलक ही एकमात्र प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रहे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इन्हें कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने का योग है कि मौका ही नहीं मिला। वर्ष 1918 में इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। मैं जिक्र करूंगा कांग्रेस के अधिवेशन के महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ाऊंगा अलग से। तो 1918 में इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता करने का मौका मिला था, लेकिन ये वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए। क्यों मुकदमा करने के लिए चले गए थे? क्योंकि उन्होंने इन्हें अपनी बुक में भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया था। यहीं पर तिलक एक तरह से गांधी जी के पुरोगामी के रूप में थे। गांधी जी ने अपने आंदोलन में वो तमाम तरीके अपनाए, चाहे बहिष्कार हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे देशव्यापी असहयोग हो, चाहे कर न देने का आंदोलन हो। गांधी जी ने अपने आंदोलन में तमाम वो तरीके अपनाए थे जिनकी शुरुआत पहले ही तिलक कर चुके थे। लेकिन गांधी और तिलक में यानी गर्मपंथी नेताओं और गांधी जी में जो सबसे बड़ा अंतर था वो क्या था? वो था सत्य के आग्रह का। गांधी जी पर जब कोई मुकदमा चला जाता था तो गांधी जी अपना बचाव नहीं करते थे। ये नहीं करते थे कि मुझसे गलती हो गई, या ये नहीं कहते थे कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। गांधी जी अपने आप को देश की जनता के हवाले कर देते थे पूरी तरह से। जो करना है मेरे साथ करो, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो। गांधी जी ने कभी भी अपने बचाव में दलीलें नहीं दी। जबकि तिलक का अंतर आप छोटा सा है लेकिन महसूस कर सकते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा तो इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो ये उन पर मुकदमा करने लंदन चले गए। क्या महात्मा गांधी ये काम करते? तो तिलक सत्य पर अडिग नहीं रहते थे। तिलक अपना बचाव करने लगते थे। जब भी केसरी में इनके द्वारा लिखे गए किसी लेख के आधार पर इनका मुकदमा चला जाता था तिलक पर, तो ये अपना बचाव रखते थे अदालत में जाकर। गांधी जी ये काम नहीं करते थे। इसीलिए सत्याग्रह गांधी जी का आंदोलन है। सत्याग्रह की शुरुआत तभी हुई भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का 1915 में पदार्पण हुआ। भारत में 1915 में पदार्पण हुआ था। आंदोलन में गांधी जी का पदार्पण 1917 में हुआ जब उन्होंने चंपारण के नील किसानों के समर्थन में पहली बार कृषक आंदोलन चलाया था। ठीक है, और भी बातें ढेर सारी आगे होती रहेगी। मैंने जितना भी बोला उम्मीद करूंगा कि कुछ भी आप छोड़ेंगे नहीं, सारी बातें यहाँ पे शामिल करेंगे। इससे आपका नोट्स रोचक बनेगा, याद करने में आसानी होती है उससे, क्योंकि केवल फैक्ट लिख लेने से याद करने मुश्किल आती है। मैंने पहली लाइन से लेकर जो बोला और अंत तक जो बोला उसे फैक्ट्स के साथ आप लिख लीजिए, बेहतर नोट्स बनेगा। कक्षाओं में तेजी आएगी, फतह होकर रहेगा। मेरे साथ साथ रहिए। नमस्कार।